नमस्कार, मैं हूं अंकित। पूर्वांचल की राजनीति को अगर आप थोड़ा भी समझते हैं तो आप जानते होंगे कि वहां के चुनावी मिजाज में पावर और पर्दा का अपना एक अलग गणित चलता आया है। लेकिन अब खबर यह है कि पिछले 3 दशकों से पर्दे के पीछे रहकर बिसात बिछाने वाला एक बड़ा चेहरा सीधे चुनावी अखाड़े में उतरने जा रहा है। हम बात कर रहे हैं पूर्व एमएलसी ब्रजेश सिंह की। वाराणसी के 80 इलाके की एक बहुत ही मशहूर चाय की दुकान है पप्पू की चाय। रविवार को इसी दुकान पर मीडिया के सामने आए ब्रजेश सिंह। उन्होंने ऐलान कर दिया कि वे उत्तर प्रदेश का अगला विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ब्रजेश सिंह ने साफ लफ्जों में कहा कि मैं रघुवंशी हूं, वचन देता हूं कि आपकी हर पीड़ा में सहभागी बनूंगा। यानी जो चेहरा अब तक किंग मेकर की भूमिका में रहता था, पर्दे के पीछे से राजनीति करता था, वो अब सीधे किंग बनने के लिए जनता की अदालत में जाने की तैयारी कर चुका है। परिषद में तो आपको हम लोग देखते रहे, विधानसभा में भी देखेंगे। अब देखिए, महादेव की इच्छा होगी, कुछ भी असंभव नहीं है। चलिए, तो राजनीति में है तो प्रयास तो करेंगे। अब सवाल उठता है कि ब्रजेश सिंह किस सीट से और किस पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। इस पर उन्होंने अभी पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन जो सियासी हवा चल रही है और जो इनपुट्स मिल रहे हैं वो बेहद दिलचस्प है। ब्रजेश सिंह ने अपनी बातचीत में राष्ट्रवाद और धर्म की रक्षा की बात कही। इससे साफ संकेत मिलता है कि वो या तो बीजेपी या फिर एनडीए के ही किसी सहयोगी दल के साथ मैदान में दिखेंगे। राजनीतिक गलियारों में इस बात की सबसे तेज चर्चा है कि वे ओम प्रकाश राजभर की पार्टी यानी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एसबीएसपी से टिकट पर चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। सीटों की बात करें तो वाराणसी, चंदौली या जौनपुर की किसी विधानसभा सीट से उनकी दावेदारी की संभावना सबसे ज्यादा जताई जा रही है। सुभाषपा के अलावा बीजेपी के सहयोगी अपना दल से भी ब्रजेश सिंह के चुनाव लड़ने की चर्चा है। जो 2-3 सीटें इस समय निकल कर आ रही हैं, जो चर्चाओं में है, उसमें सबसे ऊपर नाम है कि वो सैयद राजा से चुनाव लड़ सकते हैं। उसकी 2-3 वजहें बताई जा रही हैं। एक तो 2012 में वो चुनाव लड़ चुके हैं, पीस पार्टी के बैनर पर 2012 में वो चुनाव लड़े सैयद राजा से, और 2000 से कुछ ज्यादा वोटों से वो चुनाव हार गए थे मनोज सिंह डब्लू के हाथों, जो निर्दलीय प्रत्याशी थे वहां से। लेकिन 2012 और 2027 में जो चुनाव होना है, जमीन और आसमान का अंतर है। तब ब्रजेश सिंह जेल में थे। आज ब्रजेश सिंह एक माननीय के तौर पर उनकी एक पहचान है। वो विधान परिषद के सदस्य रह चुके हैं, वो जगन्नाथ मंदिर ट्रस्ट के सर्वे सर्वा हैं, वो सामाजिक कार्यों में इन्वॉल्व रहते हैं। बदली हुई परिस्थिति में वो सैयद राजा को अपनी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर रखे हैं, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वहां ठाकुर मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या है। उसके अलावा वहां राजभर वोटरों की अच्छी खासी संख्या है। सैयद राजा में अपना खुद का भी एक इनका प्रभाव है, कपसेठी हाउस का भी अपना एक प्रभाव है। इनके भतीजे सुशील सिंह वहीं से विधायक हैं। चूंकि संभावना है कि बीजेपी खुद बचना चाहेगी, किसी सहयोगी दल के टिकट पर भले ब्रजेश सिंह लड़े तो उनका वो समर्थन कर देगी, लेकिन फ्रंट पर आकर बीजेपी टिकट देगी इसकी संभावना कम है। ऐसी स्थिति में सुभाषपा एक ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि 16-17 हजार वहां राजभर समाज के वोटर्स हैं, और ये ब्रजेश सिंह के पक्ष में जाने वाली बात है। बनारस जौनपुर क्षेत्र में इस बात की भी चर्चा हो रही थी कि ब्रजेश सिंह के बेटे सिद्धार्थ जौनपुर से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन खुद ब्रजेश सिंह ने इस बात को पूरी तरह खारिज करते हुए इसे महज एक अफवाह बता दिया है। अब आइए थोड़ा ब्रजेश सिंह के परिवार के राजनीतिक रसूख को भी समझ लेते हैं, ताकि यह साफ हो सके कि इस ऐलान के मायने क्या हैं। ब्रजेश सिंह के परिवार का वाराणसी की एमएलसी सीट पर पिछले लगभग 3 दशक से कब्जा है। शुरुआत उनके बड़े भाई उदयभान सिंह उर्फ चुलबुल सिंह से हुई थी, जो 1998 से 2004 तक वाराणसी से बीजेपी के एमएलसी रहे। उनके निधन के बाद साल 2010 में ब्रजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा सिंह एमएलसी चुनी गई। इसके बाद साल 2016 में खुद ब्रजेश सिंह निर्विरोध एमएलसी बने, और गौर करने वाली बात यह है कि उस वक्त वो जेल में बंद थे। यही नहीं, साल 2022 में भी जब उनकी पत्नी अन्नपूर्णा सिंह दोबारा एमएलसी चुनी गई, तब भी ब्रजेश सिंह जेल में ही थे, और इस बार उन्होंने बीजेपी के ही उम्मीदवार को शिकस्त दी थी। इसके अलावा चंदौली जिले के सैयद राजा विधानसभा सीट से उनके भतीजे सुशील सिंह साल 2007 से लगातार बीजेपी के विधायक हैं।
4 चुनाव जीत चुके हैं, यानी रसूख और दखल पहले से है, बस इस बार चेहरा सीधे विधानसभा के लिए सामने है। अब बात करते हैं ब्रजेश सिंह के अतीत और उनके अदालती मामलों की, जिसे लेकर अक्सर चर्चाएं गर्म रहती हैं। 80 के दशक में पूर्वांचल की धरती पर बाहुबल के उभार के साथ ही ब्रजेश सिंह का नाम सामने आया था। एक दौर ऐसा भी था जब उन पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित हुआ था। मकोका, गैंगस्टर एक्ट, हत्या और अपहरण जैसे 30 से ज्यादा गंभीर मामलों में उनके खिलाफ केस दर्ज थे। वे लंबे समय तक फरार रहे और फिर साल 2008 में ओडिशा के भुवनेश्वर से उनकी गिरफ्तारी हुई। करीब 13 साल उन्होंने जेल में गुजारे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, अदालतों में उनके खिलाफ गवाह एक एक करके पलटने लगे। साक्ष्यों के अभाव में वे धीरे धीरे सभी बड़े मामलों से बरी होते चले गए और साल 2022 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। मौजूदा वक्त में ब्रजेश सिंह पूरी तरह से सामाजिक कार्यों में खुद को सक्रिय रखे हुए हैं। वे वाराणसी के ऐतिहासिक जगन्नाथ मंदिर के ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं और इन दिनों मंदिर के जीर्णोद्धार के काम में जुटे हुए हैं। अब थोड़ा यह भी समझ लेते हैं कि ब्रजेश सिंह का सीधे चुनाव में उतरना पूर्वांचल की राजनीति का मिजाज कैसे बदल सकता है। पिछले कई दशकों से पूर्वांचल की सियासत मुख्तार बनाम ब्रजेश के इर्द गिर्द घूमती रही है। मुख्तार अंसारी के निधन के बाद उनके परिवार का राजनीतिक प्रभाव मुख्य रूप से गाजीपुर और मऊ की बेल्ट तक ही सीमित नजर आ रहा है। ऐसे में मुख्तार के जाने के बाद जो एक पावर वैक्यूम यानी राजनीतिक शून्यता पैदा हुई है, ब्रजेश सिंह का यह सीधा दांव उस खाली जगह को अपने पाले में करने की एक बड़ी कोशिश माना जा रहा है। उनके आने से ठाकुर यानी क्षत्रिय लॉबी को इलाके में एक बड़ा और मजबूत राजनीतिक चेहरा मिल सकता है। दूसरा सबसे बड़ा गणित जातीय गुलबंदी का है। पूर्वांचल की बेल्ट में राजपूत, भूमिहार और ब्राह्मण वोटों का समीकरण हमेशा से ही हार जीत तय करता आया है। ब्रजेश सिंह को बनारस और गाजीपुर इलाकों में सवर्ण जातियों, खासकर राजपूत समाज और उनमें भी युवाओं का अच्छा खासा समर्थन मिलता रहा है। अगर वे सीधे मैदान में आते हैं तो सवर्ण मतों का एक तरफा ध्रुवीकरण देखने को मिल सकता है। अब सोचिए इसका असर किस पर पड़ेगा। जवाब है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन पर। अखिलेश यादव ने पिछले कुछ चुनाव में गैर यादव, ओबीसी और दलितों को जोड़कर, जिसे वे पीडीए का फॉर्मूला कहते हैं, पूर्वांचल में एक मजबूत बढ़त बनाई थी। साथ ही साल 2024 के लोकसभा चुनाव में भी इस समीकरण ने बीजेपी को गहरी चोट पहुंचाई थी, लेकिन ब्रजेश सिंह के सीधे मैदान में आने से सवर्णों की यह गोलबंदी मजबूत होगी, जो बीजेपी और एनडीए गठबंधन के लिए एक बेहद मजबूत सुरक्षा कवच का काम कर सकती है। इसके विपरीत विपक्ष का बुना हुआ चक्रव्यूह कमजोर पड़ सकता है। एक बात और समझने वाली है, चुनावी राजनीति में स्थानीय नेटवर्क बहुत मायने रखता है। ठेकेदारी, ब्लॉक प्रमुखी और जिला पंचायत स्तर पर ब्रजेश सिंह का जो पुराना और सक्रिय नेटवर्क था, उसके जमीन पर एक्टिव होते ही विपक्षी कार्यकर्ताओं के हौसले पस्त हो सकते हैं। पूर्वांचल के गांव में भूमिहार, ठाकुर बनाम यादव मुस्लिम की राजनीतिक लड़ाई बहुत पुरानी है। इस सीधे दांव से यह जंग दोबारा सतह पर आ सकती है, जिससे सवर्ण वोटों का बिखराव पूरी तरह रुक जाएगा। हालांकि विपक्षी खेमे यानी सपा और कांग्रेस के लिए भी यह एक बड़ी चुनौती होगी। अगर ब्रजेश सिंह एनडीए के सहयोगी दल से या निर्दलीय भी उतरते हैं तो विपक्ष को उनके सामने एक बेहद मजबूत कैंडिडेट उतारना होगा जो सीट निकाल सके। साथ ही विपक्ष उनके इसी अतीत को मुख्य चुनावी मुद्दा बनाकर पलटवार करने की रणनीति भी अपना सकता है। पूर्वांचल की जनता ने हमेशा से ही बाहुबल और राजनीति के इस कॉकटेल को बहुत करीब से देखा है। अब देखना यही होगा कि कानून और सियासत के बदले हुए इस नए मिजाज के बीच ब्रजेश सिंह का यह सीधा दांव उन्हें माननीय की कुर्सी तक पहुंचा पाता है या नहीं। आपकी इस पूरी खबर और बदलते समीकरणों पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। TV9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।